गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बच्चों, हम गाउस के नियम के बारे में बात कर रहे थे और गाउस के नियम के अंदर हमने एक अनंत लंबाई के आवेशित तार द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर चुके थे। उसके अलावा हमने एक ही आवेशित परत यानी एक आवेशित पृष्ठ के द्वारा भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर चुके थे। हम गाउस के नियम के अंदर ही नेक्स्ट तीसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। ठीक है कि गाउस के नियम से अपरिमित चालक समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए बच्चों, इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर क्या था कि ये जो परत थी यहाँ पर अचालक परत थी। कैसी परत थी? अचालक। लेकिन आज जो हम परत का यूज कर रहे हैं वो परत कैसी है? चालक परत है। ठीक है, यानी इससे जो पहले का टॉपिक था वो क्या था कि गाउस के नियम से अपरिमित अचालक समरूप आवेशित परत पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र। और आपको पता है कि उसके लिए हमारे पास जो वैल्यू आई थी फाई की, वो कितनी आई थी? फाई इक्वल टू रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम कैलकुलेट कर चुके थे। क्लियर बच्चों? और इससे हमने ये भी कंक्लूजन निकाला था कि चालक परत के लिए अचालक परत के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती है। इसके बारे में भी हम बात कर चुके थे, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में आपको कहीं पर भी दूरी के लिए एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा। अब देखिएगा, हमारा आज का है वो किसके लिए है? चालक के लिए। ठीक है ना, कि ये जो पट्टिका है ये कैसी है? चालक पट्टिका है। क्लियर बच्चों? तो अब हम मान लेते हैं कि माना अनंत विस्तार की यानी अनंत लंबाई की एक चालक आवेशित परत है जिसकी बाह्य सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? सिग्मा बराबर Q अपॉन A। सिग्मा बराबर Q अपॉन A क्या होता है? चार्ज घनत्व। इसको हम कैसे लिखते हैं? चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश का मान, वो क्या कहलाता है? चार्ज घनत्व। और बच्चों इसका जो मात्रक होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर होता है। क्लियर? तो देखिएगा, यहाँ से आते हम कि ये एक अनंत लंबाई की चालक परत है। ठीक है, जिसके ऊपर प्लस आवेश एक समान रूप से क्या है? वितरित है। अब देखिएगा, इसका हम इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? इसके चारों ओर एक गाउसियन सरफेस की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये जो सरफेस है जो हमने बेलनाकार बनाई हुई है, इसको हम क्या मान लेते हैं? गाउसियन सरफेस। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा, इस गाउसियन सरफेस के 3 पृष्ठ हो गए। ये वाला पहला पृष्ठ है जिसको A1 लिखा गया है, ये वाला दूसरा पृष्ठ है जिसको A2 लिखा गया है, और ये वाला तीसरा पृष्ठ है जिसको A3 लिखा गया है। ठीक है यहाँ तक? और आपको पता है किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र और आवेश है वो क्या होता है? शून्य होता है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो अब इस परत के द्वारा केवल 2 क्षेत्र, कौन कौन से? A1 और A2, इन दोनों की वजह से क्या होगा? विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे हम। तीसरे वाले की वजह से विद्युत फ्लक्स 0 होगा। ठीक है बच्चों? अब देखिएगा, अगर वापस से डायग्राम की बात करें तो इस डायग्राम में आपको ध्यान से देखिएगा, ये जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल सदिश है वो किस दिशा में होगा? इस दिशा में। और प्लस आवेश होने की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी? इसी दिशा में होगी। यानी पृष्ठ क्षेत्रफल या क्षेत्रफल सदिश तथा विद्युत क्षेत्र की दिशा एक तरफ होगी A1 के लिए। किसके लिए हम बात कर रहे हैं? A1 के लिए।
अगर हम बात करें A2 के लिए तो देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा तो इस तरफ है, लेकिन A2 कौन सा क्षेत्र है? CSA, कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिएगा उसके लिए एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा? क्षेत्रफल सदिश उसके विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो कोण है थीटा वो कितने डिग्री का बनेगा बच्चों? 90 डिग्री का। ठीक है, अब देखिएगा हमें क्या निकालना है? टोटल विद्युत फ्लक्स। तो हम किसका यूज करेंगे? गाउस के नियम का, यानी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। क्लियर? तो यहां से देखिएगा हमने गाउस के नियम से फाई इक्वल टू कितना होता है? ई डॉट डी ए, या आप डी एस भी लिख सकते हैं, और आपको पता है फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बच्चों? अब हम तीनों को, ये A1 के लिए हम ले लेते हैं, ऐसे ही हम A2 के लिए ले लेते हैं, और ऐसे ही हम A3 के लिए ले लेते हैं। क्लियर बच्चों? तो देखिएगा A1 में कोस कितना है? 0 डिग्री, A2 में कोस 90 और A3 में भी कोस 0, क्योंकि वैसे भी देखिएगा कि A3 के अंदर तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? 0। तो यहाँ से देखिएगा ये दोनों मान क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। आपके पास क्या बचेगा? ई डॉट ई और डी ए इंटू, यहाँ पर देखो हमने क्या लिखा था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू किसके बराबर होता है? रो इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा ए से ए कट गया, क्योंकि डी ए का जो समाकलन है वो कितना होता है? ए के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ए से बच्चों ए कैंसिल हो गया। अब देखिएगा यहाँ से क्या बचा आपके पास? ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से देखिएगा ये जो टर्म है ये किसके लिए है? ये है चालक परत के लिए, चालक परत के लिए। लेकिन अचालक परत के लिए हमारे पास ई कितना आता था? आपको याद हो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, चालक के लिए और अचालक के लिए। ठीक है, अब देखिएगा यहां से भी देखिएगा आपको कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी पर निर्भर नहीं कर रही है, क्योंकि आर का कोई भी यहाँ पर टर्म नहीं है। इसका मीन्स क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वो दूरी पर निर्भर नहीं करती। किसके लिए? परत के लिए। देखो और किसी के लिए कर सकती है, एक बेलन के लिए कर सकती है, चालक तार के लिए कर सकती है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? परत के लिए। तो यहाँ से देखिएगा अगर हम ग्राफ खींचते हैं किसके बीच में? ई और रो के बीच में, तो वो कैसा होगा? एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो जैसे जैसे रो बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा दूरी के बीच का जब हम ग्राफ खींचते हैं तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आती है। इसका मीन्स विद्युत क्षेत्र और दूरी किसी भी परत के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करती है। अब देखिएगा नेक्स्ट हम लेते हैं गाउस के नियम के अंदर ही। देखिए बच्चों नेक्स्ट लेते हैं हम कि अभी तक देखो हमने परत के लिए पढ़ा है, अब हम बात करते हैं गोले के लिए, स्फीयर के लिए। ठीक है, तो क्या है कि समरूप आवेशित गोलीय कोष। देखो आवेशित गोलीय कोष, कोष का मतलब क्या होता है? खोखला गोला। जैसे कि आपकी फुटबॉल है या रबर की गेंद आती है जो अंदर से बिल्कुल खोखली होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गोलीय कोष। इसके द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो देखिएगा हम क्या मानते हैं? माना एक चालक तार, कोई भी चालक गोला है जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। ठीक है ना, इस तरह का एक गोला मान लेते हैं जिसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं हम? आर, कैपिटल आर, बड़ा आर। ठीक है ना, और इस पूरे गोले के ऊपर कुल जो आवेश फैला हुआ है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें, इस गोले पर जो कुल आवेश फैला हुआ है अगर हम उसकी बात करें तो वो आवेश कितना है? क्यू आवेश इस पूरे गोले के ऊपर एक समान रूप से वितरित है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा ये जो गोला है इसके लिए हम बात कर रहे हैं। ये गोला ये वाला अंदर वाला है, ठीक है,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर एक गाउशियन सरफेस कंसीडर करते हैं। ये हमने क्या मान लिया, एक गाउशियन सरफेस हो गया, यानी गाउशियन पृष्ठ हो गया, जिसको हमने ग्रीन कलर से दर्शाया है। अब जो पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं, ये मान लेते हैं कि ये कहाँ पर है, गोले से बाहर की ओर है, आउटसाइड है, यानी जो R डिस्टेंस है वो त्रिज्या से क्या है, ज़्यादा है, तभी तो पॉइंट P गोले से बाहर की ओर होगा। तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट P है, ठीक है। अब देखिएगा, इस प्लस आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी, ठीक है ना। और हम मान लेते हैं एकांक पृष्ठ का जो एरिया है वो कितना मान लेते हैं, dA है। एकांक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसको हम dA मान लेते हैं, और बाहर है वो कुल चार्ज कितना है, 0। अब गाउस के नियम के अनुसार क्या बात करते हैं हम, कि जो E डॉट dA है वो कितना होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट। और आपको पता है कि dA भी इधर है और विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर है, यानी कोण थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से E डॉट कोस 0 कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा, E को हमने बाहर ले लिया, एक समान विद्युत क्षेत्र है dA मतलब उस खोखले गोले का क्षेत्रफल। तो आपको पता है खोखले गोले के लिए क्षेत्रफल अगर उस R की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर। क्लियर बच्चों। अब यहाँ से देखिएगा, E का मान निकाला हमें, तो 4 पाई R स्क्वायर को हम किधर ले आते हैं, इधर डिवाइड में। और आपको पता है कि 4 पाई एप्सिलॉन नोट को हम क्या बोलते हैं, सॉरी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट को हम क्या बोलते हैं, K बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी जगह हमने कितना रख दिया, K रख दिया। तो यहाँ से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान है वो कितना हो गया, KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं इसी के अंदर। अगर ये R है, ये स्मॉल r के बराबर हो जाती है, मतलब कि जो बिंदु P है गोले के पृष्ठ के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब पृष्ठ के ऊपर ही निर्भर है, सॉरी पृष्ठ के ऊपर ही स्थित है। तो देखिएगा उस केस में क्या हो जाएगा कि R है वो किसके बराबर हो जाएगा, R के। तो इसका मीन्स क्या हो गया, KQ अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम बात करें, सिर्फ क्या चेंज आया है, जो R था उसकी जगह हमने क्या रखा है, R रखा है फॉर्मूले में, बाकी कोई चेंज नहीं हुआ है। तीसरा केस क्या है, अगर जो R है वो छोटा है किससे, बड़े R से, यानी वो बिंदु P है गोले के अंदर ही स्थित है। आपको पता है कि किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र और विद्युत आवेश दोनों ही क्या होते हैं, शून्य होते हैं। इसलिए गोले के अंदर का जो विद्युत क्षेत्र है वो कितना होगा, शून्य होगा, ठीक है बच्चों। तो देखिएगा इसका मीन्स क्या हो गया कि किसी भी गोले के लिए अधिकतम विद्युत क्षेत्र का मान कहाँ पे होता है, सतह पर होता है, ठीक है। अब देखिएगा, जब हम ग्राफ खींचते हैं एक खोखले गोले के लिए तो इस तरह का ग्राफ आता है, ये विद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच का ग्राफ है। देखो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, इस लाइन से, मतलब ये जो पार्ट है ये किसके लिए, विद्युत क्षेत्र गोले के अंदर के लिए, मतलब गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0। तो ये लाइन कैसी आएगी, स्ट्रेट। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, R इक्वल टू R पे, यानी सतह पर। उसके बाद दूरी के साथ साथ क्या होता है, वो घटता जाता है। तो ये क्या होता है, खोखले गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। देखिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं गाउस के नियम के अंदर ही। अभी तक हमने जो पढ़ा था गाउस के लिए भी, वो एक अनंत लंबाई के तार के लिए पढ़ चुके हैं हम, ठीक है, फर्स्ट वाला। तो इसके अलावा जो सेकंड वाला था वो एक परत के द्वारा, जब वो अचालक परत थी। थर्ड वाला था जब वो परत चालक थी, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फोर्थ हमने पढ़ा था किसी भी गोले के, यानी चालक गोले के, गोलीय कोष बोलेंगे हम उसको, कोष का मतलब क्या हो गया, वो खोखला है, उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम ज्ञात कर चुके हैं।
इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, अगर हम उसकी बात करें कि गाउस के नियम द्वारा समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। यहां पर देखिएगा अचालक गोला है। अचालक गोले का मतलब क्या हो गया कि जो आपने आवेश दिया है वो उसके पूरे आयतन पर क्या होगा, फैला हुआ होगा। अगर ये चालक गोला होता तो आवेश है केवल बाहरी सतह पर ही होता, क्योंकि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0 होता है। क्लियर बच्चों। तो यहां से देखिएगा कि माना आर त्रिज्या का एक कोई आवेशित गोला है जो कैसा है, अचालक है, तो इसका जो पूरा आयतन होगा, गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो आयतन आवेश घनत्व वो कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू Q/V। यहाँ पर V क्या होता है, आयतन होता है। हमने जब सतत आवेश वितरण पढ़ा था उस टाइम हमने ज्ञात किया था, ठीक है। तो यहाँ से रो इक्वल टू कितना हो गया, आवेश बटे आयतन, ठीक है। अब वही हम बात करते हैं कि जो बिंदु है P, उसकी 3 स्थिति लेते हैं। एक बार वो गोले से बाहर हो, एक बार वो सतह पर होता है लेते हैं, और एक बार वो क्या होता है, अंदर लेते हैं उसको, ठीक है। तो तीनों स्थिति हम अचालक गोले के लिए भी पढ़ेंगे। चालक गोले के लिए अंदर तो कितना हो जाता है, 0। क्यों, क्योंकि अंदर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब देखिएगा यहां से जब बिंदु P है वो गोले के बाहर की ओर स्थित हो, कहां पर हो, बाहर की ओर स्थित हो, तो देखिएगा चित्र से बच्चों, ये एक आर त्रिज्या का कोई गोला है, कैपिटल आर, जिससे बिंदु आर, दूरी आर पर कोई बिंदु P है जिसके बारे में हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको पता है विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक होने की वजह से बाहर की ओर होगी, और अल्प लंबाई का अल्प क्षेत्रफल dA का मान के लिए जो क्षेत्रफल सदिश है उसका मान भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो यहाँ से देखिएगा गाउस के नियम से अगर हम निकालें E.dA वो कितना हो जाएगा, Q/ε0, ठीक है ना। अब सीधा देखिएगा वापस से आते हम कि E.dA cos 0 Q/ε0, यहाँ तक क्लियर है आपको, क्योंकि विद्युत क्षेत्र या सदिश क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के बीच का जो कोण है वो कितना है, 0 डिग्री। या फिर dA के लिए क्या हो गया, उसका हम जब समाकलन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, A हो जाएगा Q/ε0, और Q को हम रख लेते हैं वैल्यू के साथ, तो ये क्या हो गया, KQ/R²। बच्चों ये R² आएगा, ये थोड़ा सही कर लेना, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा क्या होता है कि अगर गोले की सतह पर स्थित हो, उस केस में R है वो किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के, उस केस में कितना हो जाएगा, सरफेस पर KQ/R²। क्लियर। अब तीसरा हम बात करते हैं कि जब बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित हो। अचालक गोले के अंदर स्थित मतलब ये जो चालक है, गोला है पूरा, अगर इसकी त्रिज्या बड़ी R है तो मान लेते P बिंदु को यहाँ पर लेते हैं, तो इसकी वजह से देखिए क्या होता है, एक हम दूसरा गाउसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो पूरे आयतन के अंदर जो चार्ज है वो कितना है, रो इंटू वी। तो इस आयतन के लिए हम चार्ज निकालेंगे पहले, ठीक है ना, कि 4πr³ के लिए कितना चार्ज है, Q। तो बच्चों 1 मीटर क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, Q/4πr³। तो हमें अंदर वाले के लिए निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, Q डैश 4πr³ इंटू 4/4πr³। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो बच्चों ये 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आपके पास पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 3 से भी 3, आपके पास क्या बचेगा, केवल QR³ R। तो यहाँ से हम Q डैश की वैल्यू को रख लेंगे,
ठीक है। और इसको जब सोल्व करेंगे हम तो वो कितना निकल के आएगा आपके पास, एरिया किसी भी गोले का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए ये हो गया, इस आर स्क्वायर से ये एक आर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक आर बचेगा। कितना बचेगा, क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यू। तो ये क्या हो गया बच्चों, किसी भी अचालक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, केंद्र पर आर का मान कितना हो जाएगा 0, तो केंद्र पर कितना होगा 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो उसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। देखो जब वो चालक गोला था तो उसका इस तरह से बनता था। इसमें क्या हो रहा है, सेंटर से ही स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेंटर पे बाहर जाएंगे तो बढ़ता रहेगा, सरफेस पर मैक्सिमम होगा, लेकिन जैसे जैसे बाहर जाएंगे तो वापस से क्या होगा, कम होता जाता है। इस तरह से हम किसी भी अचालक गोले के द्वारा उसकी पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही।